नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, साथ में वो घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से दो कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस में विशेषकर राहुल गांधी की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। इसमें से एक तो DK शिव कुमार है, कर्नाटका के जो उप मुख्यमंत्री भी और कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। उन्होंने एक तो कुंभ में जाके स्नान किया और उन्होंने कहा कि मैं एक जन्मजात हिंदू हूँ और मरणों पर मरने तक मैं हिंदू ही रहूंगा। और उसके बाद उन्होंने एक ईशा फाउंडेशन में जाके राम भी एक शिव रात्रि का फंक्शन अटेंड किया, जिसमें उन्होंने डायस शेयर किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। तो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली चैलेंज किया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं एक जनता कांग्रेस हूँ। और दूसरे जो बड़े साउथ इंडिया से ही दक्षिण भारत से आते हैं बड़े कांग्रेस के नेता शशि थरूर, उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री की जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत या जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया उसकी प्रशंसा की। और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से जाकर उन्होंने उसके बाद उन्होंने केरला के जो मुख्यमंत्री पिनारी विजयन, उनके कुछ योजनाओं का जो कि केरला में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे, उसकी प्रशंसा की। और उसके बाद उन्होंने सीधा जाकर राहुल गांधी से ये पूछा कि मतलब उनका क्या रोल है कांग्रेस में, और यदि उनको केरला के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा तो उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बीजेपी में जाएंगे या उनके कोई बीजेपी में जाने की संभावना है। उन्होंने केवल यही कहा कि वो एक बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्टूडेंट हैं और कई जगह से उनके पास लेक्चर आदि आते रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि तो आज की तारीख में यदि कांग्रेस के पास कोई विदेशी मामलों का विशेषज्ञ है या जो अपनी राय रखता है या उनको सलाह दे सकता है तो वो शशि थरूर ही है। और कई मायने में मैं मानता हूँ कि वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के समकक्ष भी हैं। हालांकि उनको भारतीय प्रोस्पेक्टिव से विदेश नीति का बहुत अनुभव नहीं है, पर फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वो अच्छे खासे जानकार हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने एक रायसीना कॉन्फ्रेंस होती है भारत में, जो कि भारत की एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक के विभिन्न विषयों पर बातचीत की जाती है। और उसमें जो इन दोनों सब्जेक्ट्स पे जो ज़्यादा चैलेंजिंग इश्यूज है उस पर डिस्कशन किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस को 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। और उस समय उस कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑनरेबल क्रिस्टोफर लक्सन, वो भी उपस्थित थे। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 3,500 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया और करीब 125 देशों में इसको डिजिटल और अदरवाइज दूसरे माध्यमों से इसका प्रसारण हुआ है, देखा गया। तो इस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर ने माना कि उन्होंने जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें जो उन्होंने स्टैंड ली थी 2022 में कि भारत को इस तरह से तटस्थ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, जो कहा तो मैं जस्ट आपको सुनाता हूँ। इस पर एक अमित मालवीय जो भारत जो इनके वक्तव्य को अमित मालवीय ने लपक लिया था, उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, उसके मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने चेहरे से अंडा पहुंच रहा हूँ क्योंकि मैं संसद में वह अकेला व्यक्ति था जिसने भारत वास्तव में फरवरी 2022 में भारतीय रुख की आलोचना की थी, इस आधार पर कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हुआ है, सीमाओं की अखंडता एवं सदस्य राज्य यूक्रेन की संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। और हम हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए बल प्रयोग अस्वीकार्य है। मैंने कहा था कि इन सभी सिद्धांतों का एक पक्ष द्वारा उल्लंघन किया गया है और हमें उसकी निंदा करनी चाहिए थी, थरूर ने जवाब दिया। जबकि भारत ने उसकी निंदा नहीं की। भारत ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तटस्थ रूप अपनाया और उसके नतीजे के तौर पर आगे शशि थरूर इस बार कहते हैं कि क्योंकि दोनों देश हमारे देश से काफी दूर है तो उनकी ज्योग्राफिकल जो सीमाएं हैं उनका चेंज परिवर्तन से हमारे देश पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि हमारे पर उनके युद्ध से कोई सीधा खतरा भी नहीं था। तो ये इस बात का उदाहरण है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। और उन्होंने बाद में बताया कि मतलब इसके चलते
भारत के प्रधानमंत्री दोनों देशों के प्रधानमंत्री से 2 हफ्तों के अंदर अंदर में गले भी मिल सकते हैं, और आज भारत इस स्थिति में है कि वो विश्व में इन दोनों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए आगे आए और बात कर सके, जो कि शायद वो कर भी रहा है। भारत इस करना अपना अपनी तरफ से ये रोल निभा भी रहा है। तो आइए आपको मैं पहले वो इनका मालवीय का ट्वीट दिखाता हूँ, और शशि थरूर ने कहा क्या कहा ये भी सुनाता हूँ। ये जो आपके सामने है तो शशि अमित मालवीय का ट्वीट है, इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि यह संभवतः राजीव गांधी को असहज स्थिति में डाल देगा, जिससे कांग्रेस का मीडिया विभाग सफाई देने में जुट जाएगा कि शशि थरूर की टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत राय है, न कि पार्टी का आधिकारिक रुख। हालांकि थरूर ने संसद में इस मुद्दे पर पार्टी का नेतृत्व किया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्वीकार किया कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की तटस्थ स्थिति का विरोध करना उनकी गलती थी। उन्होंने माना कि भारत की कूटनीतिक संतुलन नीति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अनोखी अनोखी स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां वह यूक्रेन और रूस दोनों से बिना किसी शत्रुता के संवाद कर सकते हैं। थरूर ने टिप्पणी के 3 साल बाद ऐसा लग रहा है कि मैं ही गलत साबित हुआ हूँ, यह स्वीकार करते हुए कि भारत की स्थिति ने मोदी को कुछ ही हफ्तों में यूक्रेनी और रूसी राष्ट्रपतियों दोनों के गलों को गले लगाने की सुविधा दी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत की भौगोलिक दशा और क्षेत्रीय बदलावों में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी की कमी ने इनकी तटस्थ स्थिति में सफलता को योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि जो भारत तटस्थ रहा उसका भारत को फायदा ही हुआ है। अब ये मैं आपको सुनाता हूँ, और ये वीडियो दिखाता हूँ। Play right now with Russia and Ukraine and this conflict and President Trump's position. Are you glad that India took the position it did? I mean, it carried on buying Russian oil and gas, for example. Yes, I'm still wiping the egg off my face because I was the one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time, back in February 22, on the well-worn grounds that Espen will understand, because he and I talked about all this in my UN days, that there was a violation of the UN Charter, that there had been a violation of the principle of the inviolability of borders, of the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the inadmissibility of the use of force to settle international disputes, and all of those principles, I said, had been violated by one party, and we should have condemned it. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace, if it was so required, in ways that very few countries would be able to. And it's partially, I mean, again, going back to some of the things that Stephen Harper and Espen said, distance helps. The fact that we're not in Europe and we're not directly, one way or the other, threatened or benefiting from any change in territorial borders, for example, that helps. Given the state of play. तो देखा आपने किस तरह से शशि थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो पॉलिसी भारत ने अपनाई थी वो सही थी, और इससे भारत एक आज इस स्थिति में है कि वो उन दोनों के बीच में शांति स्थापना में हाथ बढ़ा सके। तो ये तो शशि थरूर था जिन्होंने डायरेक्टली उस कांग्रेस की उस स्टैंड को चैलेंज किया, और एक तरह से राहुल गांधी के मुंह पे एक बार फिर से थप्पड़ मारा। राहुल गांधी जरूर उनके इस स्पीच को सुन के आग बगला हो रहे होंगे, और शहजाद पूनावाला जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि होपफुली राहुल गांधी अब शायद शशि थरूर को कांग्रेस से नहीं निकालेंगे, ऐसी उनसे आशा है। तो इस तरह कांग्रेस में दो नेता तो काफी चैलेंज कर ही रहे हैं उनकी अथॉरिटी को, राहुल गांधी की, और ये तो डायरेक्टली मतलब दूसरी बार 3 विषयों पर शशि थरूर राहुल गांधी को चैलेंज कर चुके हैं। अब देखना है कि राहुल गांधी का क्या रिएक्शन रहता है। वैसे उनको ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ये डाउट है, और वो इतना डीप में पॉलिटिक्स में जाते हैं नहीं जाते हैं। पर हाँ, अभी तक कहीं से कहीं कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता ने इस बात का खंडन किया हो, इसका कोई अभी तक समाचार नहीं आया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और इसके बाद और कौन कौन राहुल गांधी की जो अथॉरिटी उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन सबसे दुख बड़ी बात कांग्रेस के लिए यह है कि अगर राहुल गांधी की चैलेंज करते हैं तो नेता के रूप में उनके पास प्रियंका गांधी उभर के आएगी, और जिसकी योग्यता के बारे में तो मतलब
आपको क्या बताएं, आप सब जानते ही होंगे। तो इस अंक में इतना ही। आशा है आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।